हेलो फ्रेंड्स आप लोग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए हमसे जो है आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर मांग रहे थे। तो हम ये वीडियो जो है लेकर के आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, ये मैं बात कर रही हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट्स के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड साथ ही साथ हम आंसर भी देखते चलेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों से बोलूंगी कि जो क्वेश्चंस हम इसमें बता रहे हैं वो उसमें से कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे चांसेस है कि यहीं से जो है क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आ जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये फिलोसफिकल का है, आप लोग का फर्स्ट पेपर जो है फिलोसफिकल है, फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और फिर से मैं बता दूं, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिक्वेस्ट पर आया हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है हमसे रिक्वेस्ट किया था, तो उसी की वजह से ये जो है वीडियो हम लेकर आए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ साथ जो है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगी, और उसको कैसे और अच्छे से लिख सकते हो ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए, जैसे औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, सोशल इंडिविजुअल एम्स, शिक्षा दर्शन का अर्थ ये है। अब एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का एजुकेशन से आएगा। फर्स्ट पेपर जो फिलोसफिकल है एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें आप लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन है शिक्षा से रहेगा। अब ये शिक्षा का अर्थ पूछ सकता है, शिक्षा की अवधारणा, दोनों का मतलब सेम है। स्टूडेंट को समझना है कि शिक्षा क्या है पूछ दे, या शिक्षा से आप क्या समझते हैं पूछ दे, या शिक्षा की अवधारणा सेम है। आपको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए यही है, शिक्षा से आप स्टार्ट करोगे, डायरेक्टली स्टार्ट करोगे। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से निकला है, जिसका तात्पर्य क्या है वो आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ से ये एक पैराग्राफ में हमने ये क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। शिक्षा की अवधारणा, अवधारणा दैट मीन्स कॉन्सेप्ट, इसके क्या क्या है। तो इसमें कॉन्सेप्ट में देखोगे तो टैगोर की परिभाषा, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, इनकी परिभाषा दी गई है। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो कम से कम 3 फिलोसोफर की डेफिनेशन आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन हम लेंगे शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार में जो है औपचारिक, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हो, शिक्षा के प्रकार के बारे में के प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पे औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा है, जिसको हम निरौपचारिक भी बोलते हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन है। जो क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है वो जरूर करना। औपचारिक शिक्षा की अलग से हम विशेषताएं देख लेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको उसके करने हैं। फिर अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जिसको हम निरौपचारिक भी बोलते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसका आपको मीनिंग देख लेना है, इसकी विशेषताएं देख लेनी है। ठीक है, ये आप लोग का शिक्षा से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य है। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ये एक ही, अभी समझ लो कि ये एक क्वेश्चन का 2 तरह से पूछ सकता है, वही आपको बताया जा रहा है, लेकिन ये आपको करना है। ये इंग्लिश में हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड फ्रेंड्स, मैं एक और बात आपको बता दूं, इसमें जितने भी हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक, जैसे आपका एग्जाम जो है 27 से स्टार्ट होने वाला है, और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप ये जो नोट्स है ये परचेज कर सकते हैं। इसमें तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड आपको मिलेगा, और अगर इसको पढ़ के जाओगे तो अच्छे से अच्छा मार्क्स आप लेकर आओगे। तो आपको परचेज करने के लिए बस यही करना है कि जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आपको व्हाट्सएप करना है। क्वेश्चन आप लोग का है ये 2021 2017, इसमें बार बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। शिक्षा के साधनों से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के विभिन्न साधनों को संक्षेप में जो है वर्णन करें। एजेंसीज जो है इसको आप बोलते हैं, और ये क्वेश्चन जो है पूछा ही पूछा जाता है। मैंने देखा है कि एक साल छोड़ करके दूसरे साल में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, शिक्षा के साधन। इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या बताया है, देख लीजिए। शिक्षा के विभिन्न साधन हैं, इसमें से आपको यहाँ पे आ जाएगा औपचारिक साधन में कौन कौन से आते हैं। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल एजेंसीज। फॉर्मल एजेंसीज जैसे स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें नीचे आपको देखोगे, मैं आपको
एक एक चीजें करके बताते चलती हूँ। और अनौपचारिक साधन में कौन सा हो जाएगा, इनफॉर्मल जो है एजेंसीज में कौन कौन सी हो जाएगी, ऐसे जगह से जहां से कि हमें पर्टिकुलर एक टाइम पे या पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं मिलता है, जिसमें रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आपको कभी भी इसमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ये सभी के सभी आपको इनफॉर्मल एजेंसीज में ये सारी की सारी चीजें जो है आ जाती हैं। आगे चले, शिक्षा के अन्य औपचारिक में आपका जो है न्यूज़पेपर आ जाएगा, मैगजीन्स आ जाएंगे, और आपका नाटक, ड्रामा, धर्म, रिलीजन, ये सभी, समाज कल्याण केंद्र, सोशल वेलफेयर, ये सभी आ गए। तो हमने अभी एजेंसीज देखी, शिक्षा की एजेंसीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा की एजेंसी वाला, तो ये जरूर कर लेना, ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये हो गए 2 क्वेश्चन जो कि एजुकेशन से घूम फिर करके ये पूछेगा ही पूछेगा, ये आपको देख लेना है। अब आ जाओ हमारा थर्ड, जिसमें शिक्षा दर्शन, ऑफ कोर्स फिलॉसफी है तो फिलॉसफी से क्वेश्चन रहेगा। देखो इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है घुमा फिरा करके पूछता है, मैं नहीं बोलूंगी। सबसे पहले तो सिंपल वे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको पूछेगा कि शिक्षा दर्शन का अर्थ बताइए, यानी कि एजुकेशन फिलॉसफी का अर्थ बताना है। दूसरा इसी का पार्ट आवश्यकता, यानी इसकी जरूरत होगी। फिर इसका इंपॉर्टेंस, ये 3 क्वेश्चंस को एक में हमने यहाँ पे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में अलग अलग भी पूछ सकता है। तो ये तीनों को आपको लेकिन करना है, एजुकेशन फिलॉसफी से ये तीनों क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देख लो शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगा। अब शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं, क्योंकि आपका ये लॉन्ग में ही रहेगा क्वेश्चन, तो कम से कम 3 परिभाषाएं जो है आपको लिखनी होंगी। इसकी आवश्यकता, जरूरत क्या है, जरूरत जो भी होगा ना वो आप पॉइंट्स में लिखना। देखो हम यहाँ से पॉइंट में इसको जो है कर देंगे, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग जो है इसके इंपॉर्टेंस पे कि शिक्षा दर्शन का, एजुकेशन फिलॉसफी का जो है क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये भी पॉइंट्स में आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आ जाओ ये वाद में, ये देखो ये वाद 4 है, ये वाद का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन मैंने गेस करने के लिए जो है 2 वाद को गेस किया है, जिसमें से एक आदर्शवाद है और एक आपका प्रयोजनवाद है। लेकिन 4 वाद है, अगर आपके पास टाइम है तो चारों कर लेना। इसमें से यथार्थवाद भी बहुत पूछता है, अगर 4 नहीं कर पा रहे हो तो आदर्शवाद और प्रयोजनवाद और एक यथार्थवाद कर लेना। इन 3 में से एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब मैं आपको एश्योर कर रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि इसमें से 3 में से एक 16 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आदर्शवाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, इन तीनों में से कम एक क्वेश्चन तो 100% आना है। आदर्शवाद का देखो पहले मीनिंग कर लेंगे, फिर इसकी परिभाषा देख लेंगे, परिभाषा में 3 डेफिनेशन ही लिखना है, फिर उसके बाद आदर्शवाद का क्या अर्थ है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा में वो देखेंगे। यहाँ पे आदर्शवाद के जो है उद्देश्य को जरूर बताना है, क्योंकि हम शिक्षा से रिलेट कर रहे हैं, एजुकेशन से, तो ये उद्देश्य को एंड ट्राई करना कि उद्देश्य जो है पॉइंट्स में बताने को, तो ये पॉइंट्स में आपको बता देना है, ठीक है। ये हो गया आदर्शवाद। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि मैं एक प्रयोजनवाद भी लेकर आई हूँ, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद आप करना। आदर्शवाद और प्रयोजनवाद यहाँ पे जरूर करके जाना है आपको, ये पूरा उसी तरह से है प्रयोजनवाद का। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का, इन वादों के बाद अगर हम बात करेंगे तो वो आप लोगों का जो है वो आ जाएगा, ये इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है, कंबाइंड है, इसीलिए थोड़ा सा ये पेज ज्यादा है, क्योंकि इंग्लिश के स्टूडेंट भी हैं ही। चलिए, अब इसके बाद आप लोग का आ जाता है इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी को कंपेयर करने का। ये क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगी कि 100% पूछा जाएगा, लेकिन चांसेस इसके रहते हैं कि इंडियन फिलॉसफी जो भारतीय हमारे दर्शन है और जो हमारे पश्चिमी संप्रदाय के दर्शन है, दोनों में क्या ये है सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ये तो ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। दोनों को अलग अलग बता देना, अगर आप डिफ्रेंसिएशन नहीं करके जा रहे हो तो दोनों का डेफिनेशन करके चले जाओगे तो भी हो जाएगा। चलिए, ये इसके बाद हमारा आ जाएगा सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव देख लिया। अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जाहिर सी बात है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, जिसको हम शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। इसका डेफिनेशन करना है आपको, शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषाएं इसमें दी हुई हैं। फिर उसके बाद से शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य, देखो शैक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य, ये कंप्लीट आपको इसको पैकेज में करके रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता या इंपॉर्टेंस, आप जो बोलो, ये आपको करना है। एंड इसके बाद से
ये थोड़ा सा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर प्रभाव, एजुकेशन पे जो है एजुकेशनल सोशोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आया है, और अगेन इसको हम लोग लिखेंगे किसमें, पॉइंट्स में। तो ये चीज आपको करनी है। और फिर व्यक्ति का समाज के साथ संबंध, ये आपको उसमें पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा एजुकेशनल सोशोलॉजी के बाद जो है वो आपका आ जाएगा दर्शन। इसमें आप लोगों का बहुत सारा दिया हुआ है बुक में, मैं देख रही हूँ, लेकिन महात्मा गांधी और विवेकानंद बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मैं 3 आप लोगों को जो है शिक्षा दर्शन करने के लिए बोलूंगी। एक तो महात्मा गांधी का हो गया, एक आप लोग विवेकानंद का करना, बहुत बार पूछा गया है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होगे तो आपको पता ही होगा। एंड तीसरा जो है जॉन डीवी का कर लेना भाई, जॉन डीवी का, ये एक वेस्टर्न में आ जाएगा। तो महात्मा गांधी देखो 2 दिया रहेगा, 2 आता है एग्जाम में, लेकिन लिखना आपको एक ही है। पूरा 10 क्वेश्चन में से आपको 5 को सिलेक्ट करके लिखना है। तो ये दर्शन वाला क्वेश्चन फिक्स है, तो क्यों ना हम इसे करके ही जाए, राइट। तो ये दर्शन वाला क्वेश्चन फिक्स है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, ये 2 ज्यादातर रिपीट करते रहता है, लेकिन एक जॉन डीवी भी कर लेना है, ठीक है। तो ये दर्शन का क्वेश्चन हो गया। जितना आपको बताया जा रहा है यहाँ से बिल्कुल वो क्वेश्चन आ ही जाएगा एग्जाम में, तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके ये बनाया गया है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे लॉस आपका होगा। स्वामी विवेकानंद का यहाँ पे दिया हुआ है, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने यहाँ पे दे दिया है। एक मैं आपको सजेस्ट करूंगी जॉन डीवी का भी कर लेने को। चलिए अब विवेकानंद के बाद जो है हम आ जाएंगे हमारे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है। तो संविधान से रिलेटेड वाले क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं ज्यादातर, क्योंकि करके नहीं जाते हैं और फिर उसके बाद उनको लगता है। तो मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं दूंगी, मैं 2 ही बोलूंगी। एक तो कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो जो नियम बने हैं उसको आप थोड़ा सा एक झलक में देख लेना। ये देख लो, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है और इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए क्या क्या व्यवस्था अरेंजमेंट है। तो ये एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों को गेस कर रही हूँ, लेकिन अगर संविधान में आप वीक हो, आपने किया नहीं है, तो बिल्कुल टच मत करना, क्योंकि इसमें रॉन्ग करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। तो ये आपका संविधान का हो गया। दूसरा आ जाता है सामाजिक गतिशीलता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड होता ही रहता है। मोबिलिटी के नाम से आएगा, हिंदी में भी कभी कभी मोबिलिटी ही लिख देता है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, यही पूछता है। इसमें कुछ ज्यादा फेरबदल तो करता नहीं है। तो ये सामाजिक गतिशीलता के बारे में आपको कर लेना है। सामाजिक गतिशीलता में जो है विद्यालय एवं शिक्षकों की भूमिका क्या है, स्कूल एंड टीचर्स का रोल क्या है, ये एक पूछता है। तो ये आपका हो गया। अब हम अगर इसके बाद चलेंगे तो आपका जो है आ जाएगा पेपर 2। आइए पेपर 2 आप लोगों का क्या है, पेपर 2 आप लोगों का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जैसा कि नाम ही है, सबसे पहले एंड कंपलसरी क्वेश्चन हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का। 100% फिक्स एंड रिपीटेड क्वेश्चन है इस बुक में। ये बुक थोड़ा सा टफ जाता है स्टूडेंट को समझने में, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस और ये सभी क्वेश्चन में मिक्स करके आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा है विशेषता, ये जरूर करना है, ये कंपलसरी क्वेश्चन रहता ही रहता है आप लोगों को। परिभाषा है ये। फिर उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, इसका नेचर है, इसके उद्देश्य है, उद्देश्य जो है पॉइंट्स में लिखना है, फिर से मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद से एक टीचर के लिए जो है चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना कितना जरूरी होता है, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसी में इंक्लूडेड रहेगा। तो ये आप लोग का शिक्षा मनोविज्ञान का हो गया। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग का जो है क्वेश्चन आ जाता है इंटेलिजेंस से, उस साइड में भी आपको जाना पड़ेगा। पहले हम उसके पहले अधिगम देख लेते हैं। लर्निंग का एक क्वेश्चन रहेगा। लर्निंग से आप क्या समझते हो, लर्निंग को इफेक्ट करने वाले जो है फैक्टर्स कौन कौन से हैं या इसकी विशेषता, ये क्वेश्चन आपको रहता है। देखो जब ये फैक्टर में आएगा ना कि लर्निंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं, आप खुद सोचो कि अधिगम को कौन कौन सा प्रभावित कर सकता है। स्टूडेंट का हेल्थ, स्टूडेंट की जो है अगर इच्छा नहीं है तो टीचर्स, पाठ्यक्रम, ये सब मेन चीजें हैं, इसको आपको रिपीट करना है, ठीक है। ये आपकी विशेषता हुई, अधिगम से रिलेटेड ये क्वेश्चन हुआ। ये पूरा आप देखोगे नेचर ऑफ लर्निंग है, लर्निंग से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन।
इसके बाद आप लोग का थ्योरी से एक क्वेश्चन इसमें रहता है, लेकिन आप लोग के थ्योरी फिक्स नहीं होते हैं, बट दो थ्योरी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। एक आपका कोहलर का है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछ देगा सूझ का सिद्धांत, सिर्फ और सिर्फ लिखेगा कि सूझ का सिद्धांत जो है उसके बारे में बताइए, पूरा थ्योरी। इसमें वो चिंपैंजी वाला जो है स्टोरी है, आप लोगों को जो है 4 बजे क्लास में करवाया गया, अगर प्रॉब्लम है तो वहां से जाके देख लोगे। एक बार स्टोरी दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सूझ का सिद्धांत एक ज्यादा पूछता है, और दूसरा जो है आप लोगों में पूछता है ब्रूनर की थ्योरी, ब्रूनर्स थ्योरी। ये दो थ्योरी जरूर करना। वैसे आप लोग का मैं ये भी बताऊं कि थ्योरी फिक्स नहीं होता है, हर बार अलग अलग पूछता है, बट यही थोड़े से दो थ्योरीज हैं जो कि कभी कभी रिपीट कर देते हैं। तो ये आपको दो थ्योरीज हो गए। देखो कहां से किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये अगर दिमाग में आपके रहेगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट, ये आप लोगों का जो है फैक्टर्स दिया हुआ है। इसको लिखने का तरीका भी आपका होना चाहिए। आप लोग को ये नोट्स इसलिए दिखाया जा रहा है ये पूरा आंसर, ताकि आपको पता चले कि हमें लिखना भी कैसे है, कहाँ पे चीजें पॉइंट्स में लिखनी है, किसको हाईलाइट करना है, ये सब। अब हमारा आ जाओ आप लोग के साइकोलॉजी में बुद्धि से क्वेश्चन फिक्स रहता है, और एक नहीं कभी कभी 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, इसकी विशेषता, इसके इंपॉर्टेंस, बुद्धि का सिद्धांत, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये बुद्धि आपको कर लेना है। बुद्धि में देख लो यहाँ पे बुद्धि समायोजन की विशेषता है, ये जो है विशेषता के बारे में दिया गया है। पॉइंट्स में ही विशेषता भी बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका बुद्धि इंटेलिजेंस का हो रहा है। इसके बाद है आपकी पर्सनालिटी, ये भी फिक्स क्वेश्चन है। पर्सनालिटी से आप क्या समझते हो, व्यक्तित्व क्या होता है, और व्यक्तित्व का मेजरमेंट, जिसमें प्रक्षेपी विधि जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोजेक्टेड मेथड कहते हैं। तो देख लो ये व्यक्तित्व का अर्थ है, ये गुण हो गया। ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, बार बार मैं बोल रही हूं, और सिर्फ आप लोग के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, तो इसको आप लोग जरूर बेनिफिट लेना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पर्सनालिटी से आएगा कि व्यक्तित्व आकलन की विभिन्न तकनीकों की व्याख्या कीजिए, हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली है, यानी क्वेश्चनर को दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों का जो है वो प्रक्षेपी विधि भी दे सकता है, कोई भी विधि दे सकता है। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां यहाँ पे आपको दिखाई देगी, 4 विधि है मेन। आप लोग का सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, यही मेथड जो है सबसे ज्यादा पूछता है। मनोविश्लेषण विधि है, ये सारी विधि है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये प्रोजेक्ट आपका प्रक्षेपी विधि में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो है प्रक्षेपी विधि के बाद हम देखेंगे पर्सनालिटी के बाद जो है आप लोगों का आ जाएगा पेपर 3। पेपर 3 जो आप लोगों का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टीचिंग टेक्नोलॉजी जो आप लोगों का है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से आता है कि शैक्षिक तकनीक क्या है, उसकी विशेषता बताइए। तो शैक्षिक तकनीक के बारे में, या फिर आप इसको शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के नाम से आएगा। इंग्लिश हिंदी में नाम अलग अलग हो जाएगा, इंग्लिश में आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पूछेगा, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपको अच्छे से करना है। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं आपको बताना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीक दोनों देता है, मैं बता देती हूँ। शिक्षक तकनीक टीचिंग है, फिर उसके बाद अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग क्या होता है इसमें, ये सभी चीजें आपको देखनी है। व्यवहार तकनीकी की विशेषता क्या होती है ये, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का इसमें रहेगा शिक्षण के स्तर। देखो शिक्षण के स्तर और स्टेजेस दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ये जो है आप लोग का लेवल पूछता है, जिसमें कि आप लोग का जो है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सब आता है। और एक आप लोगों का क्वेश्चन आता है स्टेजेस से, वो आप लोगों का जो है अवस्था रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब मतलब दोनों में से कभी ये कभी वो करके पूछता है, कभी इसको कभी इसको, तो दोनों मैंने इसमें दे दिया है ताकि आप दोनों करेंगे। स्मृति का ये हो गया, ये आप लोग का लेवल हो गया। इसके बाद आपको अवस्था मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो मैं बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो शिक्षण की अवस्थाएं, ये भी हमने 4 बजे क्लास में किया है, जिसमें हमारा प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव जो है अवस्था रहता है, एंड इंटरएक्टिव अवस्थाएं रहती है। तीनों अवस्थाओं के बारे में हमें समझना है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्या है, ये सभी चीजें, ठीक है। ये आप लोगों का स्टेजेस से हो गया।
ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो दोनों में से कोई दोनों करके जाना, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कि कभी यही पूछेगा, वो स्किप करके पूछता है। नेक्स्ट आप लोग का टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछता है, तो टीचिंग मेथड में 3-4 मेथड कर लेना है। एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको बता ही रही हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना है आपको टीचिंग मेथड में। फिर आपको प्रोजेक्ट मेथड कर लेना है, जिसको हम लोग योजना विधि बोलते हैं, ये एक मेथड कर लेना है। और लेक्चर मेथड कर लेना है। लेक्चर मेथड आप लोगों में बहुत पूछता है, मैं जो जो यहाँ बता रही हूँ वो भी आपको करते जाना है, लेक्चर मेथड भी आपको कर लेना है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग है, और भी कुछ मेथड मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद से जो है, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो आपको एक करना है। समस्या समाधान विधि, इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो समस्या समाधान विधि भी करना है। दो मेथड जो है वो पूछा जाएगा, दो में से कोई भी आप लिखिए, लेकिन दो आपको जो है मेथड रहेगा। अगर दोनों करके जाओगे तो दोनों लिख देना, आप लोगों में तो ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है कि कौन सा लिखना है। नेक्स्ट आप लोग का जो चैप्टर आता है वो है कम्युनिकेशन से, संप्रेषण से। तो ये कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन रहेगा, संप्रेषण से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषता लिखो, ये आप लोग का रहेगा। तो ये आप लोग का जो है संप्रेषण जो है कम्युनिकेशन में जो है कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन विशेषता करके जो है दे देता है। तो ये पूरा आप लोग का 3 पेपर का क्वेश्चन एंड साथ साथ आपको आंसर बताया गया है। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप जो है मतलब छोड़ोगे नहीं, और साथ साथ में सभी क्वेश्चन करोगे, तो आप लोगों का जो है एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।